हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रेणी में एक संख्या गलत है, वह संख्या कौन सी है। सीरीज का प्रश्न है। क्या दिया गया है 10, 17, 26, 39, 50। ठीक है। और इस सीरीज की बात अगर करें, ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंपली दिख रहा है कि ये सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में क्यों? क्योंकि 10 के बाद एक बड़ी संख्या 17 आ रही है, 17 के बाद एक बड़ी संख्या 26 और 26 के बाद एक बड़ी संख्या 39, 39 के बाद भी एक बड़ी संख्या आ रही है। और अंतिम संख्या जो है, लास्ट संख्या जो 50 है, पहली संख्या के 20 गुना से कम है कि नहीं। 20 गुना इसका करेंगे तो 200 होगा और ये कितना है 50, यानी 200 से कम है। जब भी किसी सीरीज में लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से कम होता है और सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लस होता है। सिंपली इस बात को याद रखिएगा। तो अब देखिए 10 में क्या ऐड हुआ होगा तो 17 बना होगा। तो आप लोग बोलेंगे कोई नहीं सर, 7 ऐड कर दो तो 17 हो जाएगा। और 17 में क्या ऐड करने पे 26 बनेगा, तो 17 में अगर हम +9 ऐड कर देंगे तो 26 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो अगली बार देखिए, अगली बार क्या होगा, 26 में कितना ऐड होगा। देखिए पहली बार मैंने 7 ऐड किया ना, दूसरी बार 9, 2 ज़्यादा, तो अगली बार मैं 2 ज़्यादा ऐड करूंगा ना, 11 करूंगा ना। बात समझ पा रहे हैं? तो जब 26 में 11 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 37 आएगा। बात समझिएगा, है ना। 39 की जगह 37 आएगा। अगली बार पुनः हम लोग क्या करेंगे, 37 में कितना ऐड करेंगे, तो अब 11 ऐड किए तो 11 में 2 ज़्यादा ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। और जब 37 में 13 ऐड करेंगे तो 50 आपका आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 39 संख्या है ना, यही गलत है। यहाँ पर 37 होना चाहिए। और यही हमसे पूछा था कि गलत संख्या का पता लगाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 संख्या क्या है, गलत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह 14 210 से संबंधित है उसी तरह बताना 16 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले, ऐसा आपको प्रश्न रीजनिंग का मिले, है ना, तो कुछ भी नहीं करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी 2 पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 पेयर की संख्या कौन कौन सी है, 14 और 210। ये 2 पेयर की जो संख्या है ना, जो रेशियो में, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है। सेम संबंध, सेम लॉजिक को हम लोग 16 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना सिंपली हम आंसर लाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए 14 से कितना बन रहा है, 210 बन रहा है। अगर हम लोग क्या कर दें, 14 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60 और 15 का में 15 6 21, 210 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे। यानी हुआ क्या कि मैंने क्या किया, पहली संख्या में 15 का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या बन रहा है, तो सेम यहाँ भी करेंगे हम। 16 पहली संख्या, इसमें 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 240 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 240 आएगा और 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं आपका, इनमें से हमको एक विषम बताना है, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 का पूछा गया प्रश्न है ना। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, मक्खन दिया है, बी में दही, सी में पनीर, डी में खाद्य तेल। इन 4 शब्दों को एक बार ध्यान से पढ़ने पर ये पता आपको चलता है सिंपली कि ऑप्शन ए का मक्खन, बी का दही और सी का पनीर, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, किससे बनती हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर दूध से ये तीनों चीज़ें बनती हैं कि नहीं, किससे बनती हैं, तो मिल्क से, दूध से ये तीनों चीज़ें बनती हैं। मक्खन, दही और पनीर बनती हैं, है ना। किससे बनती हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि दूध से बनती हैं। लेकिन क्या खाद्य तेल दूध से बनता है? नहीं। यानी हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में डिसाइडेड के लिए 45 39 454 लिखा जाता है तो किसके लिए 85 97 820 लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है।
यहाँ देखिए डिसाइडेड को क्या किया गया है, अल्फ़ाबेट का पेयर है, इसको नंबर से कोड किया गया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, प्लेस वैल्यू का गेम होगा। या तो प्लेस वैल्यू का सम होगा या तो प्लेस वैल्यू की डायरेक्ट कोडिंग होगी, यही दो चीज़ हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि डिसाइडेड के अगर प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या नहीं बन सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, डायरेक्ट कोडिंग हुआ होगा। और दिख भी रहा है डी का प्लेस वैल्यू यहाँ 4 दिया है, ई का प्लेस वैल्यू 5 दिया है, तो कोई नहीं, मैं डिसाइडेड को यहाँ पहले लिख लेता हूँ, है ना, DECIDED, ठीक है, डिसाइडेड को मैंने लिख लिया। ओके, डी के लिए प्लेस वैल्यू के डी की बात करें तो 4 होता है, ई का कितना होता है तो आप लोग कहेंगे गुरुजी 5 होता है, सी का कितना होता है तो 3 होता है, आई का कितना होता है तो 9 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है और पुनः डी का 4। अब देखिए यही जो प्लेस वैल्यू है ना, यही तो यहाँ पर लिखी गई है, सेम 4 5 3 9 4 5 4, सेम चीज़ तो यही लिखी गई है ना, यानी कुछ भी नहीं हुआ है, डिसाइडेड के प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोड कर दिया गया है ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो ये नंबर दिया है ना, ये किसका प्लेस वैल्यू होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे तो लिख के करेंगे नहीं, लुटिया डूब जाएगी, इसको काटिए, ऐसे करना नहीं है। तो अगर हमें इसके लिए निकालना होगा कि ये किस अल्फ़ाबेट के पेयर को ऐसे लिखा जाएगा, तो सिंपली अगर मैं 8 5 9 7 और 8 20 का मैं निकाल दूं क्या कि ये किस अक्षर के प्लेस वैल्यू है, तो हमको पता चल जाएगा। तो सिंपली करिए, कोई बात नहीं। 8 का किसका प्लेस वैल्यू होता है तो आप लोग कहेंगे सर एच का होता है, ठीक है। 5 किसका होता है तो ई का होता है, ऐसे एग्जाम में लिखना है। 9 किसका होता है आई का होता है, 7 किसका होता है तो जी का होता है, 8 किसका होता है एच का होता है और 20 किसका होता है तो टी का। तो देख लीजिए कि हाइट किस ऑप्शन में दिया गया है, HEIGST, तो केवल ऑप्शन बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, देखिए डायग्राम है 3 6 45, पहले डायग्राम में संख्याएं हैं, दूसरे में 1 8 65 हैं और तीसरे में बताना है कि 6 13 और जो तीसरी संख्या होगी वो कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमको बताना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ी संख्या जिधर होती है उधर ही हमको सॉल्व करना होता है। उसके पहले थोड़ा सा हम बातें कर लें कि देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इन दो संख्याओं में क्या संबंध रहा होगा, उस संबंध का प्रयोग करके लाएंगे। तो इसीलिए जो ये दो डायग्राम दिए जाते हैं ना, इसीलिए दिए जाते हैं कि आप देखिए कि 3 6 45 में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है ना। 1 8 65 में वही संबंध वही लॉजिक होना चाहिए और सेम संबंध सेम लॉजिक को 6 13 क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। दूसरी बात मैंने बोला कि जो बड़ी संख्या होती है ना, उधर हम लोग रिमेनिंग संख्या से उस बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 65 है, तो 65 को 3 और 6 से लाने का प्रयास करेंगे। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ 45 है और यहाँ पे 65 है, तो 1 और 8 से कोशिश करेंगे कि 65 कैसे बन सकता है। तो सिंपली अगर आप लोग ध्यान देंगे 6 और 3 को ऐड करने पे क्या बनेगा, 45 बनेगा, नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, नहीं बनेगा। 36 18 करिएगा, नहीं बन रहा है। अगर हम लोग क्या कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 6 का स्क्वायर कर दें, ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना होता है तो 45, है ना। सेम प्रक्रिया यहाँ भी 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, 64 एक क्या आ गया 65, तीसरी संख्या आ गई। यानी हुआ कुछ भी नहीं, ऊपर की जो दो संख्याएं हैं ना उनका स्क्वायर करके सम करने पर नीचे की संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ भी कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे और 13 का, तो 6 का स्क्वायर प्लस 13 का कितना स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। अब देखिए 9 6 15 यानी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, केवल ऑप्शन बी में है और इसको जोड़ भी लेंगे 169 36 कितना आएगा 205 आएगा। यानी राइट आंसर क्या आपका आ जाएगा तो 205, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं, क्लॉक का प्रश्न है। और इस तरह का जब भी आपको प्रश्न मिले ना, तो एक सिंपल सा बात याद रखिएगा, ठीक है। यह हमसे पूछा क्या है
कि एक दूसरे के साथ, जैसे घंटे की सुई और जो मिनट की सुई होती है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि एक वीक में, एक सप्ताह में कितनी बार समकोण बनाती है। तो सिंपली अगर हमको पता चल जाए कि भैया एक दिन में यानी 24 घंटे में घंटे और जो मिनट की जो सुइयां हैं यह समकोण कितनी बार बनाती हैं, तो हम 7 दिन का निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में यानी 24 घंटे में, एक दिन में घंटे और जो मिनट की सुई होती हैं समकोण 44 टाइम्स बनाती हैं, 44 बार बनाती हैं एक दिन में। तो 7 दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में कितनी बार बनाएंगे, तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 इंटू जब 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 308, यानी 308 बार ये क्या करती हैं, तो आपका बनाती हैं समकोण मिनट और घंटे की सुई एक सप्ताह में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, आप लोग नहीं कर पाइएगा अगर बात आपको नहीं पता है कि घंटे और जो मिनट की सुई होती है ना, एक दिन यानी 24 घंटे में 44 बार क्या करती है, समकोण बनाती है। इस बात को रट लीजिएगा, नहीं रटा रहेगा तो फिर आप ऐसा प्रश्न आएगा तो कर नहीं पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह नाक छींक से संबंधित है उसी तरह बताना है आंख क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम दूसरा नंबर सवाल है, वहां पे क्या दिया गया था, अंक दिया गया था और यहाँ शब्द दिया गया है, लेकिन करने का सेम तरीका होगा। कई दफ़ा आपको क्या करेगा कि आपको यहाँ पे अक्षर दे देगा, है ना, तो करने का सेम तरीका होता है। जो भी रेशियो में दो आपके शब्द होते हैं हम देखते हैं कि वो कैसे संबंधित हैं, उनमें क्या संबंध है, क्या लॉजिक है। सेम संबंध सेम लॉजिक आंख और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। तो नाक और छींक को देखने पर ध्यान से हमको क्या पता चलता है, नाक और छींक की अगर मैं बात करूं तो नाक से क्या करते हैं, क्या होता है, नाक से क्या निकलता है, तो नाक से छींक ही तो निकलता है ना। जब हम छींकते हैं किससे छींकते हैं, नाक से छींकते हैं, नाक से छींकते हैं, यानी नाक से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, तो आप बोलेंगे छींक निकलता है भैया, और कुछ थोड़ी निकलता है नाक से। उसी तरह आंख से क्या निकलता है, तो आंख से आंसू ही तो निकलता है ना भाई। जब आप रोते हैं चाहे ज़्यादा खुश होते हैं तो आंसू ही तो निकलता है ना, और ऐसा तो है नहीं कि खून निकलता है आंख से, आग निकलता है आंख से, है ना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा आपका, जिस तरह नाक से छींक निकलता है उसी तरह आंख से आंसू निकलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि गुणे का अर्थ प्लस, भाग्य का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणे है और माइनस का अर्थ भाग्य है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, 40 इंटू 20 भाग्य 28 माइनस 4 प्लस 2। देखिए सिंपल सा बहुत प्रश्न है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे ऐसे फालतू वालतू मतलब सस्ते लल्लू सवाल क्यों लाते हैं, सिंपल सी बात है ना। मैं इसलिए लाता हूँ ना क्योंकि एसएससी पूछती है, एसएससी का पेपर उठा के आप प्रीवियस देखेंगे ना, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें देख लीजिए, हर शिफ्ट में मिलेगा। एमटीएस का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आने वाला है, आ जाएगा तो आपको पेपर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को रखा गया है ताकि आपके प्रैक्टिस में रहे, अभ्यास में रहे कि इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। एसएससी की एक खासियत है कि सबसे उसके 4 सेक्शन में से सबसे आसान रीजनिंग होता है ना। आसान सबसे क्या होता है, रीजनिंग होता है। अगर आप ढंग से रीजनिंग को पढ़ लेंगे तो एसएससी के पेपर में आप 25 रीजनिंग आता है, 25 में 25 कर ले जाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को भी रखा गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपली इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जो इनटू है ना, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसका अर्थ है प्लस, यानी जहां इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन होगा ना वहां हम प्लस लगाएंगे। आगे बोल रहा है कि डिवीजन का अर्थ है माइनस, यानी भाग्य का अर्थ माइनस है, जहां डिवीजन होगा वहां माइनस लगाएंगे। प्लस का अर्थ क्या होता है, तो गुणे होता है, जहां प्लस है वहां गुणे लगाएंगे। और माइनस का अर्थ है क्या, डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दिया है ना, तो ये इक्वेशन की जो साइन दी गई है ना, इस साइन से हम नहीं सॉल्व करेंगे इसको। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है जैसे गुणे का अर्थ प्लस, तो हम साइन उस अकॉर्डिंग चेंज करके इस इक्वेशन में रखेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे बोला है इनटू का अर्थ क्या, प्लस, तो यहाँ मैं प्लस लिख लूंगा, है ना। और डिवीजन का अर्थ माइनस, तो माइनस करूंगा डिवीजन की जगह। और माइनस का अर्थ भाग्य, तो यहाँ डिवीजन कर लूंगा। और प्लस का अर्थ गुणा, तो यहाँ गुणा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, हर कोई बच्चा कक्षा 2 का बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 28 यहाँ डिवीजन कर लेंगे, कितना आ गया 4 इंटू कितना आ गया आपका 2, 4 से कटेगा 7 बार में, है ना। 7 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 40 प्लस 20 माइनस
आपका माइनस हो गया, 7 इंटू 2 करेंगे तो 40 20 कितना हो गया, 60 माइनस 14 कितना आ गया, तो आप लोग बोलिएगा सर 46 आ गया, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कई लोगों को यहाँ एक दिक्कत हो रहा होगा, पता है क्या, मुझे जहाँ तक लगता है कि सर आपने डिवीजन पहले क्यों किए, इसमें 28 में भाग क्यों किया, यहाँ गुणा भी तो कर सकते थे ना। तो बेटा याद रखिएगा आप लोग कि एक बॉडमास रूल होता है ना, BODMAS, इसका मतलब ये होता है ना, ये बताता है कि किसी भी इक्वेशन में हम किसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो अगर B O को छोड़ दें यानी ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ दें तो D आता है, पहले डिवीजन करते हैं यानी भाग करते हैं, इसलिए मैंने भाग किया है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 14 किया। उसके बाद एडिशन, जैसे यहाँ मैंने जोड़ा। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको करना होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे जिस इक्वेशन को, वह गलत हो जाएगा। अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, 8 कर लेते तो 28 से कटता ही नहीं, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आने लगता तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो इसको याद रखिएगा कि बॉडमास के अकॉर्डिंग हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। जैसे कई जगह आपको लिखा रहेगा 4 ऑफ 2, तो और इंटू 2 इंटू प्लस कर लेते हैं, यहाँ +2। तो पहले हम ना इसको जोड़ेंगे नहीं, पहले ऑफ यहाँ हटाएंगे, इसको गुणा लिखेंगे, अगली बार इंटू करेंगे, 8 हो गया, और क्या करेंगे, तो अब आपका इसको जोड़ेंगे, है ना। तो ऐसे करते हैं, इसको याद रखिएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, चम्मच, सूप, चावल। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। ध्यान से इन 3 शब्दों को देखने पर चम्मच, सूप और चावल, है ना। अब देखिए मैं आपसे पूछूं डियर, ये बताइए कि चम्मच और सूप में कोई संबंध है क्या। चम्मच समझते होंगे स्पून, ठीक है, सूप चटनी को बोलते हैं। चम्मच और सूप में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर कोई संबंध तो नहीं है। चम्मच एक बर्तन है और सूप खाने वाला एक क्या है, पेय पदार्थ है। उसी तरह मैं बोलूँ सर डियर बताओ कि चम्मच और चावल में कोई संबंध है क्या, आप लोग बोलिएगा नहीं सर क्या फालतू बात कर रहे हैं। चम्मच एक बर्तन होता है, चावल खाने वाला एक क्या होता है, तो आपका अनाज होता है। उसी तरह मैं बोलूँ सूप और चावल में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर। अब ऐसे मत बोलिए कि चावल का सूप बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं, लॉजिक ऐसे नहीं देखना, कॉमन बात देखनी होती है, कॉमन जनरलाइज सेंस में इसको हम देखते हैं संबंध को, ठीक है। तो सूप और चावल में भी कोई संबंध नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ना कि जो तीनों शब्द है ना वह दूसरे से एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। गलत कह रहे हैं, सही बात है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के लिए हमको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपका ये चम्मच हो गया, च से चम्मच, और ये आपका सूप हो गया, स से सूप हो गया, और ये आपका चावल हो गया, क्या हो गया, चावल हो गया। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। बहुत ही तगड़ा सवाल होता है ये। कहा जा रहा है ना कि जो आपको खाली स्थान दिया गया है इस सीरीज में ना, कौन सा ऑप्शन की अक्षर भरे जाएंगे ताकि ये एक सीरीज सीक्वेंस बने, क्रमवार रखने पर एक सीक्वेंस बने। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, पूछा जाता है, एक प्रश्न बनता है। और कई दफ़ा ऐसा होगा ना कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आप नहीं कर पाइएगा, मैं लिख के देता हूँ एग्जाम में, आप नहीं कर पाइएगा। उसका भी एक नाम बड़ा तरीका होता है, मैं बताऊँगा, वैसा प्रश्न आएगा। लेकिन नॉर्मल अगर प्रश्न है तो आप कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तगड़े तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। आप किसी भी एक ऐसे दो ऐसे अक्षरों को देखिए जो एक दूसरे के पास है। जैसे अगर मैं ओ और पी की बात करूं तो इतना मुझे क्लियर दिख रहा है कि ओ के बाद यहाँ पी आया है, और लास्ट में भी ओ और पी को देखा तो यहाँ पे भी ओ के बाद पी आया। बात ध्यान से समझिएगा। वैसे दो अक्षरों को देखिए जो एक दूसरे के पास हैं, तो मैं इतना बोल सकता हूँ अब कि यहाँ जो ओ है ना इसके बाद पी आएगा। ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, है ना। यानी लास्ट से दूसरा क्या आएगा, पी आएगा, और लास्ट से दूसरा पी केवल आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में है। यानी इतना क्लियर होगा कि या तो ए होगा या तो सी होगा। अब देखिए
उसी तरह मैं अगर बात करूं, यहाँ पे देखिए ओ के जस्ट पहले यन है और यहाँ भी ओ के पहले जस्ट यन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं कि जहां ओ है उसके पहले यन होगा, यहाँ लास्ट में ओ है इसके पहले क्या आएगा, यन आएगा। आएगा कि नहीं? तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर। अब लास्ट का यन ए और सी में किस में है, तो केवल ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन सी का भर के भी देख लीजिए क्या बन रहा है। यहाँ ओ है, यहाँ यम है और एम है, पी है, एन है। देखिए क्या बन रहा है, तो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी का एक सीरीज चल रहा है जो आपका सी अक्षर को रखने पे, ऑप्शन सी के अक्षरों को रखने पे बन रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई उत्तर छवियों में से उस छवि का चयन करें कि दी गई छवि पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि एसएससी पूछती है, एसएससी का फेवरेट सवाल है, हर शिफ्ट में आपको मिलेगा एक ऐसा प्रश्न। ये कह रहे हैं ना कि जो आकृति प्रश्न में दिया गया है ना, इसमें खाली स्थान पे किस ऑप्शन का कौन सा आकृति यहाँ रखने पर ना यह चित्र क्या होगा, परिपूर्ण होगा। तो सिंपली आप लोग देख लीजिए, इस डायग्राम को देखने पे पता क्या चल रहा है, इस डायग्राम को देखने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिए इसको। अब इसको दो पार्ट में देखने का प्रयास करिए। जो पहले वाले में जो है, इसमें की जो आकृति है और दो सेम है ना कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो जो इसमें तीसरे में जो होना चाहिए वही चौथे में होना चाहिए कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। यानी तीसरे में जैसा होना चाहिए वही चौथे में होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए को अगर हम रखने का प्रयास करेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए के दोनों लाइन क्या है, बिल्कुल कॉर्नर पे मिले हैं। इसमें क्या है, तीसरे में बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं मिला है, एक क्या है यहीं पे है। आपका ये भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण दिया है। सी की बात करें तो सी बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए सी यहाँ रखेंगे ये वाला आ जाएगा पोर्शन, और ये कोने में एक दिया ही है और ये ऊपर ऐसा दिया ही है, तो यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी देखिए, डी दोनों कॉर्नर पे सटा दिए हैं, जबकि यहाँ दोनों कॉर्नर पे आपको नहीं सटाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित है। दिया गया सेट क्या है, 44, 24, 132। देखिए कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, सिंपली बोल रहे हैं ना कि जिस तरह से 44, 24 और 132 संबंधित हैं, जिस प्रकार से जो भी संबंध होगा उस तरह से कौन सा ऑप्शन का जो संख्या है ना एक दूसरे से संबंधित है, हमको ये बताना है। अब ध्यान से 44, 24 और 132 को देखने पर पता हमको चलता है कि 44 दिया है और 24 दिया है, 132 से कैसे हो सकता है। अगर हम लोग कुछ भी ना करें, ध्यान से समझिए, अगर हम लोग 44 और 24 को जोड़ भी देंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 68 आएगा। 68 तो 132 है नहीं, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 136 आ जाएगा, है ना, जो कि 136 दिया नहीं है। यानी हम तो गुणा करके, जोड़ के गुणा करने पे 2 से नहीं बन रहा है, तो कुछ और सोचते हैं। अगर हम लोग क्या कर दें, 44 और 24 को गुणा कर दें और इसमें 8 का भाग दे दें, तो 8 का भाग देंगे तो 8 तरीके 24। अब 44 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी तरह होना चाहिए, यानी पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करने पर तीसरी संख्या बन रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे, 16 इंटू 26 8 से डिवाइड करेंगे तो 16, 82 आ जाएगा, नहीं बनेगा। बी को चेक करेंगे तो 46 और 22 में से कोई कटेगा ही नहीं 8 से, तो बी भी नहीं होगा। सी की अगर बात करें तो 32 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 28 इंटू 4 करेंगे तो 250 नहीं देगा, ये भी नहीं होगा। यानी आपका केवल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, 56 इंटू मैं कर ले रहा हूँ 26 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 8 सत्ते कितना आ गया, 56, और 27 इंटू 26 कितना हो गया, तो 182 आपका आ जाएगा तीसरी संख्या। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जिस तरह से क्वेश्चन का नंबर सेट दिया गया जैसे संबंधित है, उसी तरह डी ऑप्शन का संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।